कि जैसे कैन जी का माला पहनाकर उनको स्वागत करें। आप अपना कार्ड वगैरह दे। वेरी गुड। और सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत ही कर्मठ और जुझारू, कहीं भी प्रोग्राम होता है, चाहे आंदोलन का कार्यक्रम हो चाहे सामाजिक हो, जैसे कैन जी की उपस्थिति हमेशा उनकी 100% रहती है। तो आदरणीय जयसिंह कैन जी। मेरे साथियों, भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, बहुजन जागरूकता मिशन आज अपना 7वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद कि 7 सालों से वो सामाजिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। संगठन और संगठनों के बारे में कई बार ऐसी राय आती है कि 29 लाख संगठन है भारत में, क्या कर रहे हैं कि ये बेकार है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, 29 लाख क्यों, मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ संगठन हो तो परेशान नहीं किया। लेकिन साथ में ये भी बात होनी चाहिए कि जब भी समाज पर मुसीबत आए, अगर 50 लाख संगठन है तो 50 लाख में अगर एक आदमी भी वहाँ पहुँचेगा तो 50 लाख लोग बैठते हैं। सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए समाज पर मुसीबत है, और वो हमने अब की बार देखा, उसका मैं जिक्र बाद में करूँगा। साथियों, विद्वान लोगों के बीच कोई ज्ञान देने की बात करना, भाषण देना बहुत अजीबोगरीब लगता है, बड़ा डर लगता है, क्योंकि हर आदमी विद्वान है, हर आदमी ज्ञानवान है। अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो लोग पकड़ ले सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने आज्ञा की है तो मुझे बताएं जरा परवेश जी, दस मिनट का समय मिला है, कोशिश करूंगा 9 मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकती हूँ। तो साथियों, आज मैं नए तरीके से शुरुआत करता हूँ। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस जगह तक कैसे पहुंचे, इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। पहला तो मुख्य कारण ये है साथियों। और दूसरा मुख्य कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, जिसमें बाबा साहब इन्वॉल्व है, उधर हमारा ध्यान जाता नहीं है, और जाता है तो अनदेखा करते हैं। मैं मोदी नगर से आया, कैसे आया? ट्रांसपोर्ट से आया, अपने से आता, जब भी उसमें गैस खर्च होती, तेल खर्च होता। अब मैं बस से आया हूँ, या मेरे साथी लोग आए हैं बस से, तो उसमें पैसे लगे हैं। अगर पैसे नहीं होते हमारे पास, बाबा साहब की मेहरबानी अगर नहीं होती, पैसे हमारी जेब में नहीं होते, तो हम इस कार्यक्रम में, अगर इच्छा शक्ति भी है तब भी नहीं आ पाते। तो ये पैसे, धन कहां से आए? बाबा साहब इसी बात से दुखी थे। अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि गरीबी, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि गरीबी सबसे बड़ा दोष मान लीजिए, भूख सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने हमें नेता बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, प्रधान बनाया, हमें शिक्षा के द्वार खोले ताकि हम एमपी बन सके, एमएलए बन सके, और विशेष रूप से नौकरी प्राप्त कर सकें। अगर नौकरी नहीं भी प्राप्त करते हैं तो और बहुत सारे संसाधन हमें बाबा साहब ने ऐसे दिए हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं। और ये आज हो क्या रहा है, आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। असलियत में हम इतने
थोड़े से मजबूत हो गए हैं, हमारे इतने पेट अच्छा भर गया है कि इधर हमारा ध्यान बहुत कम जा रहा है। अभी कुछ लोग जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे वक्ताओं ने बहुत सारी अभी बातें की हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हैं। आप अगर जागरूक नहीं होते तो आप यहाँ आते ही नहीं। तो आप लोग सब ज्ञानी हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात दोहराऊंगा जरूर। साथियों, बाबा साहब ने आपके लिए शिक्षा के द्वार खोले, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जो हमारे विरोधी हैं, सीधा सीधा कहूं, अगर जो हमारे दुश्मन हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ एक अच्छे कपड़े पहन लगे डीएम एसडीएम बन गए। तो शिक्षा का इन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका खोज लिया। साथियों, मैं हर जगह एक ही बात करता हूं, यही बात करता हूं जो यहाँ करने वाला हूं, सब जगह यही बात करता हूं। लोग ये कहते हैं इसे कोई और राग ही नहीं है, एक ही राग आता है, और कोई इसमें आता ही नहीं है क्या? अरे जब घर में आग लगी हुई है तो क्या प्रवचन करेंगे क्या? वहां गीत गाएंगे क्या? ढोलक बजाएंगे क्या? अभी मैं 14 अप्रैल पर मोदी नगर बोल रहा था, इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा था। तो मुझसे बोलने से पहले वहां एक गीत चल रहा था बाबा साहब का बहुत अच्छा। तो उसमें कई सारे सरकारी कर्मचारी भी थे, नौजवान थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, अच्छी बात है। मेरा नंबर आया तो मैंने ये सारी बातें वहां रखी। मैं कहा भाई, बाबा साहब को केवल मानना या केवल उनके गुणगान करना, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। तुम डांस कर रहे हो और पीछे का तुम्हारी जेब काटी जा रही है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। अपनी जेब का भी ध्यान रखो, अपने अधिकारों का भी ध्यान रखो। शिक्षा इन्होंने सारी प्राइवेट कर दी। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, आज शॉर्ट में बोलूंगा। सारी प्राइवेट कर दी। सरकारी कॉलेजों में या सरकारी स्कूलों में वो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, SC ST OBC या माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों का बच्चा कोई भी नहीं पढ़ता है। जितने अमीरों के बच्चे हैं सब प्राइवेट कॉलेजों में इन्होंने खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो वहाँ पढ़ते हैं। उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम गरीब होने के कारण हमारे लोग गाँव में अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे फेस कर रहे हैं। वो इसीलिए है कि आपकी जेब में पैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये पैसे आपकी जेब से निकल रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। शिक्षा आपकी खत्म, नौकरी आपकी लगभग खत्म। बाबा साहब ने बड़े लड़के, बड़े झगड़ के इन लोगों ने दुश्मनों से आपके लिए प्रतिनिधित्व, संसाधनों में प्रतिनिधित्व की बात की थी। आपको रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो दिलवाया था आपको। इनको हजम तो तभी से नहीं हो रहा। लेकिन वर्तमान में पिछले 10 सालों से जो ये जो लूट मची है हमारे अधिकारों की, कि ज्यादा से ज्यादा इनको लूटो, ऐसी लूट कभी मची नहीं। पिछले 70 साल भी निकल गए, थोड़े बहुत परेशानी तो थी, लेकिन इतनी लूट हमारे अधिकारों पे अब नहीं, जितनी अब हो रही है इतनी नहीं थी पहले, ये माननी पड़ेगी। और अगर कोई साथी, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो बीच में मत टोकिएगा। जब मेरा एंड हो जाए उस समय बहस तो नहीं करेंगे, लेकिन तर्क जरूर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसमें ये तो डिबेट है, मेरी बात आपको पसंद नहीं आ सकती, आपकी बात मेरे को पसंद नहीं आ सकती, ये हो सकता है, ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो पूरे समाज की एक ही है। इससे कोई नकार नहीं सकता कि हमारे रिजर्वेशन को पिछले 25-30 सालों से खत्म किया जा रहा है, और पिछले 10 सालों में जो स्पीड पकड़ी है रिजर्वेशन खत्म करने की, वो ऐसा पहले हुआ नहीं। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, आंकड़े बहुत हैं, अभी मेरे शक्ति आंकड़े दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे आंकड़े उन्होंने दिए, बताए, उस पर नहीं जाना मैं, वो बता दिए, ठीक है। 1-2 आंकड़े मैं बताऊंगा जो मुझे पता है, जो उन्होंने नहीं बताया। 10 साल पहले 2014 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 37 लाख थी, 47 लाख थी, और 10 सालों में घटकर अब कितनी है पता है? 23 लाख। और हम और पीछे जाएं, 1980 में जाएं
तो हो ये 80 लाख के आसपास थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो आंकड़ा मैं फाइनल नहीं करता, लेकिन ये आंकड़ा फाइनल है कि 2014 में जो केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 47 लाख थी, वो आज की तारीख में 23 लाख है। ये नौकरियां गई कहाँ? सबको खा गए। इन्हें पता है कि रिजर्वेशन वैसे तो खत्म कर सकते नहीं, संविधान को वैसे तो आप खत्म कर सकते नहीं, इनडायरेक्ट में संविधान को खत्म करो। तो रिजर्वेशन की जो क्लोज है उसको हटाने के बजाय इन्होंने जो है उसको जड़ से ही खत्म करने की ठान रखी है। ना सरकारी नौकरी होंगी और ना रिजर्वेशन होगा। मैं कहने से कोई डरता नहीं, इसका परिणाम क्या आता हूँ मैं इसकी भी चिंता नहीं करता। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो मैं 17 में रिटायर हुआ, उससे पहले भी मैं यही बात करता था, मैं डरता पहले भी नहीं था। मैंने गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमे किए हुए हैं, और उस समय की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी। तो साथियों, शिक्षा आपकी गई, ये मैं इन्हीं पे बोल रहा हूँ। रोजगार आपका गया। प्राइवेट में आपको क्या मिलेगा? प्राइवेट में 10-15 हज़ार बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद 10-15 हज़ार। जो बच्चा 15 हज़ार कमा रहा है वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ना आपके बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना जमीन खरीद पाएगा, ना मकान बना पाएगा, और सामाजिक रूप से खत्म। सामाजिकता आपकी खत्म हो जाएगी। एक उदाहरण छोटा देता हूँ। एक हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और डिस्ट्रिक्ट मुरादनगर में थे, रिटायर हो गए। उनका बच्चा बहुत बड़े पैकेज पर, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, उस समय अच्छे पैकेज पर जो वो लग गया प्राइवेट में। जब उसकी शादी की बात हुई तो वो साथी हमारे हैं, उसके पिता बुद्धिस्ट विचारधारा के आदमी हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम तो बुद्धिस्ट रीति से शादी करेंगे। लड़के ने जो अच्छे पैकेज, जो बुद्धिस्ट परिवार में पला बड़ा है, उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथी आएंगे, मैं बुद्धिस्ट रीति से शादी नहीं करवाऊंगा जी, मैं तो वही हिंदू धर्म वाले से कराऊंगा। यकीन मानो मेरी बात का। और माँ बाप ने मजबूरी में उसकी शादी फिर उसी रीति से करवाई जो पुरानी रीतियों से होती है। तो सामाजिकता खत्म। अगर प्राइवेट नौकरी मिल भी गई तो वो तो समाज का किसी काम का रहेगा ही नहीं। और एक सुनो, हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, अगर यही परंपरा चलती रही जो अब चल रही है लगातार, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी, जूते मारेंगे, हमारे फोटो पर फूलों का हार नहीं चढ़ाएंगी, जूतों का हार चढ़ाएंगी कि ये निकम्मे लोग, बाबा साहब जी अकेले बाबा साहब करोड़ों को अधिकार देंगे, और ये करोड़ों निकम्मे लोग अपने अधिकार भी नहीं बचा सकते। कैसे लोग थे हमारे पूर्वज? साथियों, होगा क्या? आने वाली पीढ़ियां, दूसरी या तीसरी जो पीढ़ी है भूखी नंगी पैदा होने वाली है, समझ लेना आप, अगर ये सिस्टम चलता रहा तो। और होगा क्या? जो हमने मकान थोड़े गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से या व्यापार की वजह से बनाए हैं, वो अगली पीढ़ी बेच गएगी, अपने बच्चों की शादियां करेगी, उसे बेच के। और जो उनकी भी औलाद होगी, तीसरी पीढ़ी होगी, ना उसके लिए शिक्षा होगी, ना उसके लिए रोजगार होगा, उसके लिए कुछ बचने वाला नहीं है साथी। इसलिए आज से ही हमें कुछ ना कुछ शुरू करना होगा। अगर संगठन नहीं है तो ये जान लीजिए, मेरी विचारधारा से आप सहमत नहीं हो सकते, मैं मानता हूं बात, लेकिन हमारे राजनेता, राजनीति की बातें हुई थी, बिना राजनीति कोई काम होता नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन जब ये हमारे विरोधी आदेश पार्लियामेंट में पास होते हैं, उससे पहले कैबिनेट में पास होते हैं, और उस कैबिनेट में SC, ST, OBC के भी लोग होते हैं या नहीं होते हैं? बताओ आप। अगर SC, ST उस मंत्री परिषद में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर वो पास कैसे हो रहा है? अगर सब कुछ यही मिलता है
तो फिर वो पास कैसे हो रहा है? इसका मतलब जिम्मेदार दुश्मन नहीं है, इस कारवां को लूटने के जिम्मेदार हम हैं, हमारे नेता हैं। खास तौर से मैं बिल्कुल बेहिचक ये बात कहता हूं। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। अगर संगठन नहीं होंगे तो जागरूकता नहीं आएगी, और जागरूकता से आगे बढ़ने का समय है। अभी 21 अगस्त की बात हो रही थी, मेरे विद्वान साथी बात कर रहे थे, तो उसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। उन्होंने बड़ी अच्छी समीक्षा की कि राजनीतिक क्षेत्र में हमें इससे फायदा होने वाला है। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो सर्विस के क्षेत्र में है, गवर्नमेंट सर्विसेज के क्षेत्र में है, उसमें अगर भाई कोई एक विशेष वर्ग मेहनत करके सामने आ रहा है तो उन्हें क्या कष्ट हो रहा है भाई? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये असली दर्द ये है कि ये विशेष लोग मेहनत करके अम्बेडकरवादी लोग, खास तौर से ये अम्बेडकरवादी लोग कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कैसे बैठ गए? इन्हें परेशानी ये है, प्रधान बनने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, एमएलए बनने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं, एमपी बनने से भी कोई दिक्कत नहीं। इन्हें दिक्कत है कि डीएसपी कैसे बन गया, ये डीएम कैसे बन गया, इन्हें परेशानी ये है। तो साथियों, अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हो तो ये बात मैं हमेशा करता हूं। और हम बातें नहीं करते, केवल जयंती मना ली और कोई प्रोग्राम आयोजित कर लिया, अच्छे अच्छे वक्ता आए और अच्छे अच्छे भाषण हो गए, हमने भी सुन लिए, प्रोग्राम सफल हो गया। यहाँ सफल नहीं होता। प्रोग्राम सफल जब है कि जब हम कोई परिणाम निकाल लें। 21 अगस्त को की मैं बात कर रहा था, जब आप संगठन आपके सामने आए ना, ये तभी नेता लोग, इनका भी जमीर जागा थोड़ा सा। ये सारी पार्टियां, एक पार्टी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां सड़कों पर आ गई। ये आपका ही कारनामा है और किसी का कारनामा नहीं है, संगठनों का ही कारनामा है। अभी हमने हमारा संगठन असलियत में कमी है कि हमारे बैठे हम ये बात कर सकते हैं कि उनका एक गैर राजनीतिक संगठन है आरएसएस, तो उन्हें कोई होड़ नहीं होती कि हमें राजनीति में जाना है। उन्हें सामाजिक, वो अपने समाज को जागृत करते हैं और समाज में काम करते रहते हैं। जबरदस्ती उनको राजनीति में धकेला जाता है। जैसे मोदी जी हैं, ये राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, इनको जबरदस्ती भेजा गया, नहीं आप वहाँ जाओ, मुख्यमंत्री बनो जाओ गुजरात के, फिर यहाँ प्रधानमंत्री बनो। तो एक सिस्टम उनके पास है, वो सिस्टम हमारे पास भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए साथियों, बताओ। जिसे कोई लालसा ना हो, जिसमें कोई महत्वाकांक्षा ना हो, जो निस्वार्थी हो, जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, जो बिके ना, ऐसे लोगों की जरूरत है नहीं। ऐसे लोगों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो साथियों, इन समस्याओं को लेकर जो अभी बातें यहाँ हुई हैं, ये सारी समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर हमने थोड़ा सा सोच विचार किया और एक छोटा सा संगठन बनाया मोदीनगर में, राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ, और उसके बैनर तले हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एसडीएम के माध्यम से क्या हमारी औकात उतनी थी, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, घनश्याम जी, स्वरूप जी हैं, और धमपाली जी बैठी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी, कई सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मतलब 10 लोग हैं। तो इस तरह यहाँ अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं, जो अध्यक्ष बनना चाहे। भाई अगर हम ईमानदार से काम करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ये सिस्टम ठीक है, जो ये बात आदमी करता है ठीक करता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नहीं तो भाई एक नया संगठन वाला कोई मना नहीं है, आप यहाँ अध्यक्ष बन सकते हैं। यहाँ किसी को लालसा कोई नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय पद दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। और हमसे अगर संतोष नहीं है
मेरे पास बड़े बड़े ऑफर आए साथी। अगर मैं चाहता तो आज से 20 साल पहले बिक जाता। सारी पार्टियों से बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, उसकी कहानी मैं बताना नहीं चाहता, ये सीक्रेट बातें हैं। बिका नहीं तो काशीराम जी कहते थे, मान्यवर काशीराम जी, कि नेता बिक जाए तो बिक जाए, कोई बात नहीं, वो अकेला बिकेगा, लेकिन हमें ऐसा समाज बनाने पर मेहनत करनी है कि जो समाज बिके ना। तो साथियों, अगर आपको लगे कि मैंने ठीक ठाक बोला है, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं केवल भाषण नहीं देता, जो कहता हूँ वो करता हूँ, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपस में तालमेल बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा जब तक जीवित हैं हमें कोई खरीद नहीं सकता, ये मैं आपके सामने हमेशा वादा करता हूँ, आज फिर कर रहा हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद तो कोई क्या करेगा, कि जीते जी हम बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जय भीम, जय भारत।